स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 3 की। 2 लेक्चर्स मैं आपको इस चैप्टर के पूरे करवा चुका हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण पढ़ा दिए थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण पढ़ा दिए थे। उसके बाद में हम बात कर रहे थे वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। और रासायनिक अभिक्रियाशीलता में सबसे पहले हमने लिया था हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता ये टॉपिक हमारा चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, वर्ग 15 के तत्व यानी ई, तत्वों को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। ई का मतलब होता है एलिमेंट। वर्ग 15 के तत्व यानी ई हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ES3 प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जहाँ पे ई क्या है, तत्व है। जैसे ई की जगह यदि नाइट्रोजन रखोगे तो अमोनिया गैस का केमिकल फॉर्मूला आएगा। यदि हम ई की जगह फॉस्फोरस रखेंगे तो फोस्फीन गैस बनेगी। यदि ई की जगह आर्सेनिक रखते हो तो AsH3 आर्सिन नामक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एंटीमनी यानी Sb रखोगे तो SbS3 बनेगा, जिसे हम स्टीबिन कहते हैं। और Bi रखोगे तो बनेगा BiS3, जिसे हम बिस्मिथीन कहते हैं। फिर मैंने आपको इनके 2 गुण पढ़ा दिए थे। नंबर 1 क्षारीय प्रवृत्ति। क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा क्षारीय अमोनिया और सबसे कम क्षारीय कौन होता है, बिस्मिथीन होती है। अमोनिया की क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है और बिस्मिथीन की क्षारकता सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा। अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु आकार सबसे छोटा है, इस कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण इस अमोनिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे ज़्यादा। इसलिए अमोनिया सबसे प्रबल क्षार होता है। और बिस्मिथीन में बिस्मिथ का आकार सबसे बड़ा होता है, जिस कारण से बिस्मिथ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण बिस्मिथीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। इस कारण से बिस्मिथीन सबसे दुर्बल क्षार होता है और अमोनिया सबसे प्रबल क्षार होता है। तो क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम आया था NH3, उसके बाद में PS3, उसके बाद में AsH3, उसके बाद में SbS3 और सबसे कम क्षारीय कौन था, BiS3। फिर मैंने आपको इनकी अपचय क्षमता का क्रम बताया था। कौन सी क्षमता का क्रम, अपचय क्षमता का क्रम मैंने बताया था कि EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर, EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर अपचयक क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सबसे प्रबल अपचयक BiS3 और सबसे दुर्बल अपचयक अमोनिया होता है। तो बताओ अपचयकता का क्या क्रम प्राप्त हुआ, NH3 सबसे कम, उससे ज़्यादा PS3, उससे ज़्यादा AsH3, उससे ज़्यादा SbS3 और सबसे ज़्यादा कौन, बताओ, BiS3। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा क्रम, बंध कोण का क्रम। तीसरा जो क्रम है वो क्या है, बंध कोण का क्रम। हाइड्राइडों की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम मैंने आपको पढ़ा दिया। हाइड्राइडों की अपचय क्षमता का क्रम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे हाइड्राइडों की बंध कोण का क्रम। किसका क्रम, बंध कोण का क्रम। तो बताओ हाइड्राइड हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास पहला हाइड्राइड है अमोनिया, दूसरा हाइड्राइड है हमारे पास PS3 यानी फोस्फीन, तीसरा हाइड्राइड है हमारे पास AsH3 यानी आर्सिन, चौथा हाइड्राइड है हमारे पास SbS3 मतलब स्टीबिन, और पांचवा हाइड्राइड है हमारे पास BiS3 मतलब बिस्मिथीन। इन हाइड्राइडों के
बंद कोण का क्रम हमें जानना है। तो देखिएगा बच्चों, बंद कोण का क्रम जानने के लिए हमें इनकी संरचनाएं मालूम होनी चाहिए। क्लास 11 में आपको अमोनिया की संरचना पढ़ाई जाती है। क्लास 11 में आप पढ़ के आते हो कि अमोनिया की संरचना पिरामिडीय होती है। कैसी होती है? पिरामिडीय। जब अमोनिया की संरचना पिरामिडीय है तो फोस्फिन की भी पिरामिडीय होगी, आर्सिन की भी पिरामिडीय होगी, स्टीबिन की भी पिरामिडीय होगी और बिस्मिथिन की भी क्या होगी? पिरामिडीय। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु जो है वो एक ही वर्ग से संबंधित है। केंद्रीय परमाणु जो है वो एक ही वर्ग से संबंधित है, अर्थात सभी केंद्रीय परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान। इन सब में केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 है। आप क्लास 11 की अपनी जो नोटबुक है उसको उठा करके संकरण वाला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसको देखिएगा। इन सब में केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है? sp3 और इन सब की संरचना कैसी है? पिरामिडीय। तो बंद कोण का क्रम जानने के लिए हमें सबसे पहले इनकी संरचना बनानी होगी। तो मैं देखिएगा सबकी संरचना बना लेता हूं। अमोनिया, फोस्फिन, आर्सिन, स्टीबिन और बिस्मिथिन सबकी संरचना कैसी होगी? पिरामिडीय होगी। कैसी होगी? पिरामिडीय। ये देखो अमोनिया की संरचना, ये फोस्फिन की संरचना, ये आर्सिन की संरचना। सबकी संरचना एक जैसी होगी बच्चों। क्यों होगी? क्योंकि सब में केंद्रीय परमाणु एक ही वर्ग से संबंधित है। केंद्रीय परमाणु के पास एक जैसी संख्या में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब 5-5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और ये बिस्मिथिन मैंने बना लिया। अब देखिएगा हमें जानना है बंद कोण का क्रम क्या होगा। तो बंद कोण का क्रम हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लोन पेयर को ऑर्बिटल में शो कर देता हूं। तो हमने बना ली इन सबकी संरचनाएं और सबकी संरचनाएं बच्चों कैसी होगी? पिरामिडीय। अब इनके बंद कोण का क्रम जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 11 में। क्लास 11 में जब आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में VSEPRT मतलब संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत पढ़ाया जाता है, तो सिद्धांत में आपको बताया जाता है कि यदि संकरण समान हो, यदि संकरण क्या हो? समान। संकरण क्या हो? समान। बताओ सब में केंद्रीय परमाणु का संकरण समान है कि नहीं है? इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 है और इसमें भी केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है? sp3। सर sp3 क्यों हुआ? क्योंकि देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर का मतलब होता है संकरण sp3। यदि केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या हो? समान। बताओ सब में संकरण समान है कि नहीं है? केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या हो? समान। यदि पार्श्व परमाणु समान हो, पार्श्व परमाणु क्या हो? समान। बताओ सभी यौगिकों में पार्श्व परमाणु समान है कि नहीं है? पार्श्व परमाणु का मतलब जो पार्श्व में लगे हुए हैं, यहाँ पर पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। यदि संकरण समान हो, पार्श्व परमाणु समान हो, तो बंद कोण जो है वो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के क्या होता है? समानुपाती। यानी जिस अणु में केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी उसका बंद कोण सबसे ज्यादा होगा, और जिस अणु में केंद्रीय परमाणु का संकरण केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता सबसे कम होगी उसका बंद कोण सबसे कम होगा। तो बताओ यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की विद्युत ऋणता का क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की होती है, उससे कम फॉस्फोरस की होती है, उससे कम आर्सेनिक की, उससे कम एंटीमनी की, उससे कम बिस्मिथ की। तो विद्युत ऋणता का क्रम यदि ये है तो बंद कोण का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा बंद कोण होगा अमोनिया का। यानी बंद कोण का मतलब होता है जो बंद है ना इनके बीच का कोण,
उससे कम होगा फोस्फीन का, उससे कम आर्सिन का, उससे कम स्टीबिन का, और सबसे कम बंद कोण किसका होगा बच्चों? बिस्मिथिन का। सर विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंद कोण बढ़ता है, ऐसा आपने बताया, ऐसा ही बताया ना कि बंद कोण समानुपाती किसके है? केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता की। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद कोण बढ़ता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, तो विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से इस बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? उसको अपनी ओर नाइट्रोजन क्या कर लेगा? आकर्षित। और इन सभी अणुओं की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आकर्षित करने की क्षमता किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। तो इस बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाइट्रोजन के एकदम नजदीक पहुंच जाएगा। एकदम कहाँ पहुंच जाएगा? नजदीक। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसकी विद्युत ऋणता क्या है? सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन जो है उसकी विद्युत ऋणता क्या है? सबसे ज्यादा। और विद्युत ऋणता का मतलब बच्चों क्या होता है? विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है बच्चों? बंध में उपस्थित सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना। तो देखो कुछ इस प्रकार की संरचना मैंने आपको बताई, ऐसी बताई ना, पिरामिडीय संरचना ऐसी होती है, देखो ठीक है बच्चों, ऐसी संरचना होती है। यहाँ पर बच्चों क्या है? नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पर प्रत्येक बंध में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन युग्म को नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो खींचेगा। तो बताओ नाइट्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होंगे कि नहीं होंगे? नाइट्रोजन की और विस्थापित होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि नाइट्रोजन उनको खींचेगा। सर क्यों खींचेगा? क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के नजदीक पहुंच जाएंगे। सर फॉस्फोरस भी खींचेगा क्या? खींचेगा, लेकिन नाइट्रोजन से कम खींचेगा। नाइट्रोजन से कम खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो खिसकेंगे तो सही, लेकिन थोड़े कम खिसकेंगे। आर्सेनिक भी खींचेगा, लेकिन फॉस्फोरस से कम खींचेगा, तो थोड़ा और उसको दूर हम दिखा देंगे ऐसे, ठीक है, समझाने का तरीका है। स्टीबिन में थोड़ा और दूर, और सबसे ज्यादा दूर किसमें होगा बताओ? बिस्मिथिन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन युग्म सबसे नजदीक किसके पास पहुंचा? नाइट्रोजन के पास। और सबसे दूर किससे रहा? बिस्मिथ से रहा। सर नाइट्रोजन के सबसे नजदीक क्यों पहुंचा? क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है? सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से जो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे, और सबसे दूर किसमें रहेंगे? बिस्मिथिन में। क्यों? क्योंकि बिस्मिथ की विद्युत ऋणता क्या है? सबसे कम है। अब आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु के जितने नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा बंधों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बताओ बंध खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? बंध खुल जाएंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा बंध कोण किसमें होगा? जिसमें केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होगी? सबसे ज्यादा। बताओ यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पास आ चुके हैं। यहाँ पर प्रतिकर्षण थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे और कम लगेगा, यहाँ पे और कम लगेगा, सबसे कम यहाँ लगेगा। और जहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में, तो बताओ बंध उतने ही दूर जाएंगे। जैसे ऐसे समझो आप, मैं दो बंध से आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, एक तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ हो, एक यहाँ, एक एकदम ऊपर की ओर हो। तो बताओ यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और यहाँ क्या होगा? कम होगा। तो जहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा होगा वहां बंधों के बीच का कोण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसी कारण से अमोनिया में बंध कोण का मान सबसे ज्यादा होता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में? आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया का बंध कोण सबसे ज्यादा क्यों है? तो आप कहोगे क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। बिस्मिथिन का बंध कोण सबसे कम क्यों है? क्योंकि बिस्मिथिन में बिस्मिथ की विद्युत ऋणता क्या है? सबसे कम। तो विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता के बाद अगली जो क्रियाशीलता है वो है H2 के साथ क्रियाशीलता, यानी हैलोजन के साथ क्रियाशीलता। इसके साथ X का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? हैलोजन के साथ क्रियाशीलता। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि वर्ग 15 के तत्व हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड। और हैलाइड दो प्रकार के बनाते हैं, नंबर 1 ट्राई हैलाइड और नंबर 2 पेंटा हैलाइड।
क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि वर्ग 15 के तत्व यानी ई X2 से यदि क्रिया करेंगे तो दो प्रकार के हैलाइड बनेंगे, एक ट्राई हैलाइड। सर ट्राई हैलाइड का क्या मतलब होता है? ट्राई हैलाइड का मतलब है EX3 प्लस पेंटा हैलाइड EX5। वर्ग 15 के तत्व हैलोजन के साथ क्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड। सर क्या बोर्ड एग्जाम में ये इक्वेशन पूछी जाएगी? ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ मैंने याद समझाने के लिए बताया है कि E प्लस X2 से दो प्रकार के हैलाइड बनते हैं, एक EX3 बनता है और एक क्या बनता है? EX5। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार के हैलाइड बनते हैं, EX3 व EX5 प्रकार के हैलाइड बनते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वर्ग 15 के तत्व किस प्रकार के हाइड्राइड बना रहे थे बच्चों? ES3 प्रकार के हाइड्राइड बना रहे थे। किस प्रकार के हाइड्राइड बना रहे थे? ES3 प्रकार के। तो देखिएगा, जैसे मैं X बराबर यदि Cl लूं, यदि X बराबर क्या लूं मैं? Cl, तो बताओ जो हैलाइड बनेंगे वो क्या होंगे? नाइट्रोजन का हैलाइड NCl3 ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड क्या होगा? PCl3, आर्सेनिक का ट्राई हैलाइड क्या होगा? AsCl3, एंटीमनी का ट्राई हैलाइड क्या होगा? SbCl3 और बिस्मिथ का क्या हो जाएगा? BiCl3। ट्राई हैलाइड का मतलब ट्राई क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, X के स्थान पे मैंने क्या लिया? Cl। तो NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। और ये किस प्रकार के हैलाइड हो गए? EX3 प्रकार के। EX3 प्रकार के। EX5 प्रकार के हैलाइड कैसे होंगे देखिएगा, जैसे NCl5, यहाँ पे मैं डेस कर रहा हूँ क्योंकि NCl5 नहीं बनता, NCl5 का निर्माण नहीं होता। बताओ PCl5, AsCl5, SbCl5 और BiCl5। ये देखिएगा, X बराबर मैंने क्या लिया? Cl, तो EX3 और EX5 यानी मैं कह सकता हूँ ECl3 और ECl5 प्रकार के हैलाइडों के केमिकल फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ। NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। यहाँ पर मैंने डेस खींच दिया। इसका मतलब डेस क्यों खींचा मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो आता वो वास्तव में बनता ही नहीं, मतलब यहाँ पर NCl5 लिखा जाता लेकिन NCl5 का निर्माण नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCl5 क्यों नहीं बनता, अभी आपको बताएंगे। PCl5, AsCl5, SbCl5 और BiCl5। एक बार वापस से सुन लीजिएगा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रियाशीलता। नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाई हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता, और नंबर 2 हमने ली हैलोजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता। हैलोजन के साथ वर्ग 15 के तत्व अभिक्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। नंबर 1 ट्राई हैलाइड यानी EX3, नंबर 2 पेंटा हैलाइड, पेंटा का मतलब 5, ट्राई का मतलब 3, पेंटा हैलाइड यानी EX5। ठीक है, अब यदि X की जगह मैं Cl लूं तो दो प्रकार के हैलाइडों के जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो मैंने लिखे हैं। EX3 का मतलब यहाँ पे ECl3 लिख सकते हो आप, ECl3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ECl5। तो बताओ NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। यहाँ पर आता तो क्या आता? NCl5 आता कि नहीं आता? लेकिन NCl5 का निर्माण नहीं होता, NCl5 का निर्माण नहीं होता। PCl5, AsCl5, SbCl5 और BiCl5। अब बात आती है कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप तो वो बता दो केवल। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अभी तक जो मैंने बात बताई उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के हैलाइड बनेंगे, EX3 और EX5। अब बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुनिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। नंबर 1, अभी मैंने जो आपको बताया कि NCl5 नहीं बनता, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, जबकि फॉस्फोरस क्या बना लेता है? PCl5। पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड या पेंटा क्लोराइड नहीं बनाता, लेकिन फॉस्फोरस क्या बनाता है? पेंटा हैलाइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, वापस से सुन लो कि नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड या पेंटा क्लोराइड नहीं बनता, लेकिन फॉस्फोरस का क्या बनता है? पेंटा क्लोराइड या पेंटा हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि EX3
वह EX5 में ज्यादा सहसंयोजी कौन है और क्यों? EX3 और EX5 में ज्यादा सहसंयोजी कौन है और क्यों? इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन बने। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन बने। नंबर 1, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, NCl5 नहीं बनता, लेकिन फास्फोरस का पेंटाहेलाइड यानी PCl5 का निर्माण होता है। क्यों? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? EX3 और EX5 में ज्यादा सहसंयोजी क्यों है और क्यों? आइए जानते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है, पहला तथ्य है, क्या है? नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं बनता है, जबकि फास्फोरस का पेंटाहेलाइड बन जाता है। NX5 या NCl5 नहीं बनता, जबकि PX5 या PCl5 का निर्माण हो जाता है। नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं बनता, फास्फोरस का पेंटाहेलाइड बन जाता है। इसका कारण क्या है बच्चों? आपको बोर्ड एग्जाम में क्या आंसर लिखना है वो सुनिएगा। नाइट्रोजन के दूसरे कोष में D कक्षक अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन के दूसरे कोष में D कक्षक अनुपस्थित होता है, जिस कारण से नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि फास्फोरस के दूसरे कोष में D कक्षक उपस्थित होता है। इसी कारण से फास्फोरस पेंटाहेलाइड का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। ये तो कारण है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सर बात बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है वो तो समझ में आ गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? ऐसे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिससे D कक्षक नहीं होने से नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना पाया? फास्फोरस के पास D कक्षक था दूसरे कोष में, तो उसने पेंटाहेलाइड बना लिया। ऐसा क्या हुआ? इसका कारण क्या है वो समझिएगा। देखिएगा, यदि मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम 2s2 2p3। हीलियम 2s2 2p3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं नाइट्रोजन हीलियम, बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ठीक है, ये 2s है और ये क्या है? 2p। ठीक है, और ये कौन सा कोष है बताओ? ये पूरा का पूरा कौन सा कोष है? दूसरा कोष है। क्या 2d होता है? क्या 2d होता है? क्या नहीं होता। इसका मतलब दूसरे कोष में D कक्षक होता ही नहीं है। दूसरे कोष में D कक्षक नहीं होता। D कक्षक की शुरुआत कौन से कोष से होती है बच्चों? तीसरे कोष से होती है। D कक्षक की शुरुआत कौन से कोष से होती है? तीसरे कोष से। S कक्षक की शुरुआत पहले कोष से हो जाती है। P कक्षक की शुरुआत दूसरे कोष से होती है। D कक्षक की शुरुआत तीसरे कोष से होती है। और F कक्षक की शुरुआत कौन से कोष से होती है? चौथे कोष से। तो नाइट्रोजन जो है उसके दूसरे कोष में देखो 2 प्रकार के कक्षक हैं, S कक्षक और P कक्षक, या फिर 2s उपकोष और 2p उपकोष। ठीक है, अब देखिएगा, यदि मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है नियोन 3s2 3p3। नियोन 3s2 3p3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आता होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अभी तक नहीं आता है तो क्लास 11 जाके वापस से पढ़िए एक बार, तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया? 3s2 और ये हो गया 3p3। ये 3s और ये क्या हो गया? 3p। ठीक है, और ये तीसरा कोष है, और तीसरा कोष यदि होगा तो बताओ आगे D कक्षक होगा कि नहीं होगा? जो रिक्त पड़ा हुआ है यहाँ पर क्या है? D। ये क्या हो गया? 3d। ठीक है, अब देखिएगा, बताइएगा नाइट्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 3। नाइट्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ
क्लोरीन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके NCl3 का क्या कर लेता है, निर्माण। तो एक क्लोरीन यहाँ पे लिखा, एक क्लोरीन यहाँ पे लिखा और एक क्लोरीन यहाँ पे लिखा। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 7 कर देता हूँ, 1 3 5 और ये 7। इसके पास में भी 7 है और इसके पास में भी कितने हैं, 7। ठीक है, ये 7 हो गए और वो 7। ठीक है, अब देखो ये क्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा। बताओ किसका निर्माण होगा, NCl3। NCl3 तो बनता है। NCl5 बनाना है नाइट्रोजन को। NCl5 बनाने के लिए नाइट्रोजन को कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5। लेकिन इसके पास कितने हैं बताओ, 3 ही है। तो NCl5 का निर्माण नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं, बताओ PCl3 बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले मैं यहाँ पर 3 क्लोरीन परमाणुओं को सहसंयोजक बन के द्वारा जोड़ देता हूँ। बताओ ये क्या बन गया, PCl3। PCl3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ पर NCl3 बन रहा था, यहाँ पे क्या बना दिया, PCl3। ठीक है, ये बन गया PCl3, ये बन गया NCl3। अब इसको बनाना है PCl5 और इसको क्या बनाना है, NCl5। ये तो PCl5 बना लेगा, क्यों सर, इसके पास 3 ही का एक इलेक्ट्रॉन है, PCl5 कैसे बना पाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, एक्चुअल में होता क्या है, NCl3 बनेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और है। PCl3 बने तो फास्फोरस के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और है। ठीक है, अब NCl5 बने इसके लिए नाइट्रोजन के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या नाइट्रोजन के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। फास्फोरस PCl5 का निर्माण करे इसके लिए फास्फोरस के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है क्या सर, अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। कैसे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जंप करके कहाँ पे आ जाए, 3d में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ पे आ गया, 3d में। ये देखो, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। तो एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ पर सहसंयोजक बन से जुड़ जाएगा। बताओ PCl5 बना कि नहीं बना, बन गया। क्या ऐसा नाइट्रोजन में संभव है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे डी कक्षक ही नहीं है। अगर डी कक्षक होता ना नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता जंप करके, ठीक है, एक्साइट होके, उत्तेजित होकर के, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो नाइट्रोजन भी क्या बना लेता है, NCl5। तो समस्या क्या है कि नाइट्रोजन के पास डी कक्षक होता ही नहीं है। कौन से कोष में, दूसरे कोष में। और फास्फोरस के पास में क्या होता है, डी कक्षक उपस्थित होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, डी कक्षक में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता जबकि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड का निर्माण कर लेता है। आपको क्या आंसर लिखना है कि नाइट्रोजन के दूसरे कोष में डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिस कारण से नाइट्रोजन अपनी संयोजकता का विस्तार 3 से 5 नहीं कर पाता, 3 से 5 नहीं कर पाता। लेकिन फास्फोरस के पास दूसरे कोष में क्या उपस्थित है, डी कक्षक। इस कारण से फास्फोरस अपनी संयोजकता का विस्तार 3 से कहाँ तक कर सकता है, 5 तक कर सकता है, 3 से 5 कर सकता है, जिस कारण से PCl5 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना होता है कि नाइट्रोजन के दूसरे कोष में डी कक्षक अनुपस्थित है और फास्फोरस के दूसरे कोष में क्या उपस्थित है, डी कक्षक। इसीलिए फास्फोरस PCl5 का निर्माण कर सकता है और नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता। इस टॉपिक में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको मैंने बताया था कि EX3 व EX5 में ज्यादा सहसंयोजी कौन होता है वह क्यों। तो देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, EX3 व EX5 में ज्यादा सहसंयोजी EX5 होता है, EX5 होता है। EX3 व EX5 में ज्यादा सहसंयोजी गुण EX5 में पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ट्राईहैलाइड व पेंटाहैलाइड में ज्यादा सहसंयोजी कौन होता है, मतलब सहसंयोजी गुण ज्यादा किसमें होते हैं,
तो आपको ध्यान रखना है EX3 और EX5 में ज्यादा सहसंयोजी गुण EX5 में होते हैं। सर ऐसा क्यों, इसका क्या कारण आपको लिखना है। तो देखिएगा क्लास 11 में आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में एक रूल पढ़ाया जाता है जिसका नाम है फजान का नियम। फजान का नियम, फजान का नियम इस बात को एक्सप्लेन करता है कि EX5 में EX3 की तुलना में ज्यादा सहसंयोजी गुण होते हैं। फजान का नियम क्या कहता है कि केंद्रीय परमाणु पर धनावेश की मात्रा बढ़ने पर, केंद्रीय परमाणु पर धनावेश की मात्रा बढ़ने पर उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। ऐसा आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। ध्रुवण क्षमता बढ़ने के कारण ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब विकृत होना बढ़ता है, यानी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र की विकृति बढ़ती है। और ऋणायन का जब इलेक्ट्रॉन अब्र ज्यादा विकृत होगा तो सहसंयोजी गुण भी बढ़ेंगे। ऐसा कौन सा नियम कहता है? फजान का नियम। फजान के नियम अनुसार केंद्रीय परमाणु पर जितनी अधिक धनावेश की मात्रा होगी उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी तो ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र उतना ही ज्यादा विकृत होगा। ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र विकृत होना बढ़ता है, मतलब ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र की विकृति बढ़ती है। और ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र जितना ज्यादा विकृत होता है सहसंयोजी गुण उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 की जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको एक बार वापस से पढ़नी होगी। फिलहाल बोर्ड एग्जाम में जितना काम में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बताइएगा EX3 में E पर कितना आवेश है? +3। बताओ X पे कितना होता है? -1। तो -1 -1 -1 तो -3 हो गया ना। 3X पे कितना हो गया? -3। तो E पे कितना होगा? +3। X पे कितना होगा? -1 -1 -1 -1 -5 हो जाएगा इसके ऊपर। तो बताओ इस पे कितना हो जाएगा? +5। 5x है तो +5 आएगा, 3x है तो +3 आएगा। तो बताओ EX3 में E पर +3 आवेश है, EX5 में E पर +5 आवेश है। तो बताओ EX5 में E पर +5 आवेश होने के कारण से EX5 में सहसंयोजी गुण EX3 की तुलना में क्या होंगी? ज्यादा। केंद्रीय परमाणु पर धनावेश की मात्रा ज्यादा है तो इसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी। ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र ज्यादा विकृत होगा तो इसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे। सहसंयोजी गुण क्या होंगे? ज्यादा। और इसमें सहसंयोजी गुण क्या होंगे? कम होंगे। सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार फाइनली आप वापस से बता दीजिए। देखिएगा ट्राईहेलाइड एवं पेंटाहेलाइड में ज्यादा सहसंयोजी गुण किसमें पाए जाते हैं या ज्यादा सहसंयोजी कौन होता है और क्यों? तो आपको आंसर लिखना है EX3 में E पर +3 आवेश होता है, EX5 में E पर +5 आवेश होता है। फजान के नियमानुसार केंद्रीय परमाणु पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ध्रुवण क्षमता अधिक होने पर ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र उतना ही ज्यादा विकृत होता है और ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र जब ज्यादा विकृत होता है तो सहसंयोजी गुण भी क्या आते हैं? ज्यादा। तो बताओ EX5 में EX3 की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा सहसंयोजी गुण। X2 के साथ अभिक्रियाशीलता के बाद अगली जो अभिक्रियाशीलता है वो देख पा रहे हैं आप बोर्ड के ऊपर। अभिक्रियाशीलता है ऑक्सीजन के साथ। अगली जो अभिक्रियाशीलता है वो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ या डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। पहली अभिक्रियाशीलता मैंने आपको बताई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, दूसरी मैंने आपको बताई हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता और तीसरी जो अभिक्रियाशीलता है वो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। देखिएगा वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। कितने प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं बच्चों? 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो E2O3 और E2O5। E2O3 एवं E2O5। E2O3 का मतलब जैसे E के स्थान पे आपको वर्ग 15 के तत्व पुट करने हैं
N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। और E2O5 का मतलब E के स्थान पे आप वर्ग 15 के तत्वों को पुट कीजिएगा तो N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 और Bi2O5। क्या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि E2O3 व E2O5 में ज्यादा अम्लीय कौन है और क्यों। E2O3 व E2O5 में ज्यादा अम्लीय कौन है और क्यों। और दूसरा क्वेश्चन E2O3 और E2O5 में ज्यादा सहसंयोजी गुण किसमें है और क्यों। और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। कैसे देखेगा। E2O3 में E पर आवेश कितना है बच्चों, +3। E2O3 में E पर आवेश कितना है बच्चों, +3। और E2O5 में E पर आवेश कितना है, +5। केंद्रीय परमाणु पर धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होती है यौगिक की अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है। तो E2O5 E2O3 की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है। E2O5 E2O3 की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है क्योंकि E2O5 में E पर धनावेश की मात्रा +5 है और E2O3 में धनावेश की मात्रा E पर कितनी है, +3। E2O3 में धनावेश की मात्रा कैसे निकालोगे। क्लास 11 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। E का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2x ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो 3 × -2 = 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 2x + 3 × -2 यानी ये माइनस हो जाएगा और इस माइनस को हटा दो तो 2x = कितना हो गया, 6। x = कितना आ गया, +3। और E2O5 जब होगा तो बताओ यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5। तो E2O5 में E पर आवेश +5 है और E2O3 में E पर आवेश +3 है। तो केंद्रीय परमाणु पर जितना ज्यादा धनावेश अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा। तो E2O5 की अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होती है किसकी तुलना में, E2O3 की तुलना में। दूसरा क्वेश्चन सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा है तो उसका आंसर भी यही होगा। E2O5 में सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं, E2O3 में कम होते हैं क्योंकि E2O5 में +5 आवेश है, E2O3 में E पर +3 आवेश है। फजान के नियमानुसार केंद्रीय परमाणु पर धनावेश की मात्रा बढ़ने पर उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है और ध्रुवण क्षमता बढ़ने के कारण से ऋणायन का इलेक्ट्रॉन आवृत्त उतना ही ज्यादा विकृत होता है और ऋणायन का इलेक्ट्रॉन आवृत्त जितना ज्यादा विकृत होगा सहसंयोजी गुण उतने ही ज्यादा होंगे। डिटेल के लिए आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग और उसमें फजान का रूल पढ़ सकते हैं। इसके बाद में चौथी अभिक्रियाशीलता है धातु के साथ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। बाकी बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है। धातु के साथ अभिक्रियाशीलता देखिएगा। वर्ग 15 के तत्व यानी E धातु से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं, द्विअंगी यौगिक, जिनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। कितनी होती है, -3। जैसे Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3P2 आदि। वर्ग 15 में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाई नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन गैस और केमिकल फॉर्मूला होता है N2। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि डाई नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 78% होती है, जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि डाई नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है। कमरे के ताप पर क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, लगभग अक्रिय होती है। लगभग क्या होती है, अक्रिय। डाई नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील गैस होती है, लगभग क्या होती है, अक्रिय। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डाई नाइट्रोजन गैस
कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है, लगभग अक्रिय होती है। कारण बताओ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, इसका कारण क्या है। डाई नाइट्रोजन गैस की यदि हम बात करें तो डाई नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। त्रिबंध की बंध ऊर्जा उच्च होती है। त्रिबंध की बंध ऊर्जा क्या होती है? उच्च। कितनी होती है? 946 किलो कैलोरी प्रति मोल। 946 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस त्रिबंध की उच्च बंध ऊर्जा के कारण डाई नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर क्या होती है? कम क्रियाशील होती है, यानी लगभग अक्रिय गैस होती है। सर ऐसा क्या हुआ कि त्रिबंध के कारण इसकी क्रियाशीलता कमरे के ताप पर क्या हो गई? कम हो गई, या ये लगभग क्या हो गई? अक्रिय। एक्चुअल में होता क्या है, आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि अणु जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? परमाणु जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परमाणु अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग। जो डाई नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का क्या है? अणु है। नाइट्रोजन N2 के रूप में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। इसको रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए इसको परमाणविक अवस्था में आना पड़ेगा, और परमाणुक अवस्था में आने के लिए इस त्रिबंध को टूटना पड़ेगा। इस त्रिबंध को क्या होना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा। और इस त्रिबंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 946 किलो कैलोरी प्रति मोल, यानी ये ऊर्जा उच्च होती है, और इतनी ऊर्जा कमरे के ताप पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण से डाई नाइट्रोजन का जो अणु है वो परमाणुक अवस्था में कमरे के ताप पर नहीं आ पाता। इस कारण से इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वापिस से सुन लो, डाई नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है या लगभग अक्रिय होती है, क्योंकि डाई नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। ये त्रिबंध कमरे के ताप पर टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है। कितनी होती है? 946 किलो कैलोरी प्रति मोल। जब ये बंध टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन का अणु जो है वो परमाणुक अवस्था में चेंज नहीं होगा, और जब तक परमाणुक अवस्था में चेंज नहीं होगा तब तक डाई नाइट्रोजन गैस क्या रहेगी? अक्रिय या कम क्रियाशील, लगभग अक्रिय या क्या रहेगी? कम क्रियाशील। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या लिखना है फाइनली सुन लीजिएगा। डाई नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील या लगभग अक्रिय क्यों होती है? क्योंकि डाई नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है, और इस त्रिबंध की बंध ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है, जिस कारण से डाई नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील या लगभग क्या होती है? अक्रिय। इसके बाद में आपको पढ़ना है डाई नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधियां। डाई नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधियां, N2 गैस को बनाने की विधियां। डाई नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधियां। डाई नाइट्रोजन गैस को बनाने की 3 विधियां आपको ध्यान रखनी है। कितनी विधियां ध्यान रखनी है? 3, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। नंबर 1, अमोनियम क्लोराइड से केमिकल रिएक्शन वाला पोर्शन शुरू हो गया है। केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर से काफी पूछी भी जाती है, तो अच्छे से सुनिएगा। अमोनियम क्लोराइड से डाई नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है, और ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है बच्चों? प्रयोगशाला विधि। तो देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड से डाई नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है। बताओ ये किसका सूत्र है? अमोनियम क्लोराइड का। ये किसका सूत्र है? सोडियम नाइट्राइट का। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम पर प्लस और क्लोराइड पर क्या होता है? माइनस। सोडियम नाइट्राइट में सोडियम पर प्लस और नाइट्राइट पर क्या होता है? माइनस। दोनों की क्या करवाई जाती है? क्रिया। जब दोनों की क्रिया करवाई जाती है तो प्लस वाला माइनस से जुड़ जाता है, तो अमोनियम जुड़ जाएगा NO2 से। तो बताओ क्या बनेगा? NH4NO2 प्लस
ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बताओ प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो बताओ क्या बनेगा, NaCl। क्या किया मैंने, अमोनियम क्लोराइड लिया, मैंने सोडियम नाइट्राइड लिया। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम किसके साथ जुड़ा, सोडियम नाइट्राइड के NO2 के साथ। क्यों, क्योंकि अमोनियम पे प्लस था और नाइट्राइड पे क्या था, माइनस। ठीक है, तो प्लस को माइनस से और इस माइनस को इस प्लस से जुड़ा तो एक तो अमोनियम नाइट्राइड बना और एक क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब क्या किया जाता है, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म किया जाता है। अमोनियम नाइट्राइड को क्या किया जाता है, गर्म। जैसे ही अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करोगे तो देखो इसमें 2 नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस के रूप में पृथक हो जाते हैं और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके 2 अणु किसके बना लेंगे, बताओ, जल के। तो बताओ कौन सी गैस बन गई, डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन गैस बनाने की पहली विधि है अमोनियम क्लोराइड से, और ये इसकी कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ होगी, NaNO2 के साथ। क्या बनेगा, NH4NO2 प्लस NaCl, और NH4NO2 को गर्म करोगे तो डाई नाइट्रोजन गैस प्लस 2 अणु किसके बन जाएंगे, जल के। इसके बाद में दूसरी विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके। अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या करके, गर्म। देखिएगा, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। जब आप इसे गर्म करोगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने नाइट्रोजन है, बताओ। N के नीचे 2 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, 2 नाइट्रोजन है, तो ये N2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, पृथक। ठीक है, अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। कितने, 4 गुणा तो 8 हो गए। तो बताओ 8 हाइड्रोजन का मतलब हो गया 4 अणु किसके बन जाएंगे, जल के। तो बताओ 4 अणु जल के बनेंगे तो 8 तो हाइड्रोजन आ गई, और ऑक्सीजन कितनी काम में आ गई, 7 में से 4 आ गई ना। बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन 8 थे तो 8 तो हाइड्रोजन ये लिख दिए 4H2, और ऑक्सीजन कितनी थी, 7 में से 4 ऑक्सीजन जल के साथ आ गई। तो बताओ कितनी ऑक्सीजन बची, 3, और क्रोमियम कितने बचे, 2। तो बताओ क्या बन जाएगा, Cr2O3। तो ये दूसरी विधि थी। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो N2 + 4H2O + Cr2O3 बनता है। इन रिएक्शंस को अभी से आप याद करोगे तो बोर्ड एग्जाम तक इनको आप याद रख पाओगे, बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। एक दिन पहले बिल्कुल भी याद नहीं होगी। अभी ढेरों रिएक्शंस ऐसी आने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो बताओ 2 विधियां मैंने आपको बता दी। तीसरी जो विधि है वो मैं इधर लिख देता हूं, एजाइड को गर्म करके। एजाइड को गर्म करके, और इस विधि से जो डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है वो अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, इस विधि से जो डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है वो अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। कैसी अवस्था में प्राप्त होती है, अति शुद्ध अवस्था में। तो देखिएगा, एजाइड को गर्म करके, तो एक तो एजाइड हमने ले लिया, सोडियम एजाइड आपको ध्यान रखना है, NaN3। सर एजाइड क्या होता है, जैसे देखो Cl- जो होता है वो क्लोराइड होता है, Br- क्या होता है, आयोडाइड होता है, F- क्या होता है, फ्लोराइड होता है। वैसे ही N3- जो होता है ना, उसे एजाइड कहते हैं। ये जो समूह है इसको क्या कहा जाता है, एजाइड। तो बताओ सोडियम एजाइड का सूत्र क्या होगा, NaN3। इसको क्या करना है, गर्म, यानी एजाइड का तापीय विघटन करना है, गर्म करना है, इसको तोड़ना है। तो बताओ क्या होगा, एक तो Na प्लस कौन सी गैस, N2 गैस। अब समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बताओ यहाँ पर सोडियम कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो 2 को 3 करने के लिए किससे गुणा करोगे, 3/2 से। ये देखो 2 को 3 से गुणा, 2 को 3 करना है तो 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। तो NaN3 को गर्म करते हो तो Na + 3/2 N2, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो पहली विधि है NaN3 से। ठीक है, NaN3 को गर्म करोगे तो डाई नाइट्रोजन गैस बनेगी और सोडियम बनेगा, और इस विधि से जो डाई नाइट्रोजन गैस बनती है वो अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। सर अति शुद्ध अवस्था में क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि सोडियम धातु है वो कहाँ बैठ जाती है, पात्र के पैंदे में, और डाई नाइट्रोजन गैस आपको शुद्ध अवस्था में, अति शुद्ध अवस्था में क्या हो जाती है, प्राप्त। इसी प्रकार से बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड का सूत्र होता है BaN3 का होल ट्वाइस। ये देखो सोडियम पे +1 होता है तो N3- का एक ही
स्पीसीज, एक ही इसका काम में आ जाएगा स्पीसीज, और BaN3 में Ba पर +2 है तो N3 के 2 स्पीसीज काम में आएगी, N3 2 काम में आएगी, ठीक है, एजाइड के 2 समूह काम में आएंगे। तो BaN3 को गर्म करोगे तो एक तो बेरियम बनेगा प्लस 3 अणु किसके बन जाएंगे, डाइनाइट्रोजन के, और डाइनाइट्रोजन गैस कौन सी अवस्था में प्राप्त होगी, अति शुद्ध अवस्था में। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डाइनाइट्रोजन गैस के रासायनिक गुण। डाइनाइट्रोजन गैस के रासायनिक गुण मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डाइनाइट्रोजन गैस जो होती है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील या लगभग क्या होती है, अक्रिय होती है, परंतु उच्च ताप पर ये अभिक्रिया कर लेती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। नंबर 1 है धातु के साथ, धातु के साथ, जैसे मैग्नीशियम धातु के साथ डाइनाइट्रोजन गैस की क्रिया करो, तो धातु के साथ जब क्रिया होती है तो नाइट्राइड बनते हैं, धातु नाइट्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धातु नाइट्राइड, जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। तो Mg+N2 से क्या बनेगा, Mg3N2 यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैसे बनाया है बताओ, मैग्नीशियम पे कितना आवेश होता है +2 और नाइट्रोजन पे कितना होता है -3, ठीक है। तो आपने ये क्रॉस रूल पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, तो 2 को नाइट्रोजन के पैरों में और 3 को मैग्नीशियम के पैरों में लेके आए, तो बताओ Mg3N2 बन गया। तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, बैलेंस हो गई है, ठीक है। 3 मैग्नीशियम प्लस N2 से क्या बन गया, Mg3N2। इसी प्रकार कैल्शियम के साथ लिख सकते हो तो Ca3N2 बन जाएगा। सोडियम के साथ लिखोगे तो बताओ कैसी होगी रिएक्शन, सोडियम पे कितना आवेश होता है बच्चों, +1, और नाइट्रोजन पे कितना होता है -3। ये देखो Na3N, सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। क्रॉस रूल अप्लाई करना है, जैसे आपको कैल्शियम के साथ लिखनी है, मान लो तो कैल्शियम पे आवेश लगा दो, नाइट्रोजन पे आवेश लगा दो, कैल्शियम के आवेश को नाइट्रोजन के पैरों में और नाइट्रोजन के आवेश को कैल्शियम के पैरों में लेके आना है, ठीक है, चलेगा। इसके बाद में दूसरी अभिक्रियाशीलता है हाइड्रोजन के साथ। पहली किसके साथ बताई, धातु के साथ, दूसरी है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। देखिएगा, डाइनाइट्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस का क्या करती है, निर्माण। और अमोनिया गैस का निर्माण होने की जो विधि है इसे हैबर विधि कहा जाता है, जिसमें उत्प्रेरक आयरन होता है और वर्धक क्या होता है, मोलिब्डेनम। देखिएगा, डाइनाइट्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया होगी, डाइनाइट्रोजन गैस की किसके साथ क्रिया करवाई, डाई हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया गैस का क्या होता है, निर्माण, प्लस इस अभिक्रिया में उष्मा क्या होती है, उत्सर्जित। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो डाई नाइट्रोजन गैस की क्रिया डाई हाइड्रोजन गैस के साथ होती है, तो कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस। बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 2। बताओ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 6, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 का मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3। तो N2 + 3H2 = 2NH3 प्लस उष्मा। इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी हो गई, उष्माक्षेपी, क्योंकि उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए जो उत्प्रेरक काम में आता है वो Fe होता है। वर्धक जो होता है Fe तो क्या है, उत्प्रेरक है। वर्धक के रूप में MO लेते हैं। टेम्परेचर 773 केल्विन रखा जाता है और प्रेशर कितना रखा जाता है, 200 atm। तो N2 + 3H2 = 2NH3। उत्प्रेरक क्या है, आयरन। वर्धक क्या है, MO। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए तापमान कितना होता है, 773 केल्विन, और प्रेशर यानी दाब कितना रखा जाता है, 200 atm। और ये जो अभिक्रिया है वो अमोनिया गैस निर्माण की कौन सी अभिक्रिया है, हैबर विधि, हैबर विधि, ठीक है। तीसरी अभिक्रियाशीलता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। डाइनाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो NO गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, NO गैस का। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं गैस, गैस और गैस, ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन गैस डाई ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, NO गैस। और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए 2000 केल्विन तापमान की क्या होती है, आवश्यकता। देखो, डाइनाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, लगभग अक्रिय, और ऑक्सीजन गैस की क्रियाशीलता भी कम होती है क्योंकि इसमें 3 बंध, इसमें 2 बंध, त्रिबंध, द्विबंध। तो बताओ इन दोनों की क्रिया के लिए तापमान क्या चाहिए, उच्च चाहिए। और ये जो अभिक्रिया है ना वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी।
उष्मा शोषी। ठीक है, तो N2 प्लस O2 से क्या बना NO, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब देखो इस अभिक्रिया में अभिकारक साइड कितने गैस के अणु है 2, उत्पाद साइड भी कितने गैस के अणु है 2, दोनों तरफ गैसीय अणुओं की संख्या क्या है समान। और क्लास 11 में जब लास आतेले का नियम आप पढ़ते हो तो उस नियम में आपको पढ़ाया जाता है कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ गैसीय अणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसी अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अभिक्रिया दाब से मुक्त है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण लिखो जो दाब से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि दाब से प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों तरफ गैस की अणुओं की संख्या क्या है समान। ठीक है, और चौथी जो अभिक्रियाशीलता है वो है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ। देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब डाई नाइट्रोजन गैस क्रिया करती है तो इसके लिए 1300 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है? कितने केल्विन तापमान की? 1300 केल्विन की। तो बनता है CaCN2 प्लस C, CaCN2 प्लस C, जहां पर CaCN2 को नाइट्रोलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोलियम। और यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है बच्चों। कैसा पदार्थ होता है? विस्फोटक। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी एक विस्फोटक पदार्थ का उदाहरण लिखो। तो पीडीएफ में आपको ये सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी। CaC2 प्लस N2 से क्या बनता है? CaCN2, जिसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोलियम, प्लस क्या बनता है? कार्बन। और नाइट्रोलियम क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ। तो ये हो गई डाई नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1 धातु के साथ जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 2 हाइड्रोजन के साथ हैबर विधि। नंबर 3 ऑक्सीजन के साथ। और नंबर 4 कैल्शियम कार्बाइड के साथ। उसके बाद में डाई नाइट्रोजन के उपयोग आपको याद रखने हैं। क्या याद रखते हैं? डाई नाइट्रोजन के उपयोग। तो देखो इसके जो उपयोग है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। जैसे चिप्स का जो पैकेट आता है उस पैकेट में जो गैस भरी होती है वो क्या होती है? डाई नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि अंदर जो चिप्स है वो खराब नहीं हो। तो नंबर 1 अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, क्योंकि अक्रिय गैस है, लगभग अक्रिय गैस है, इसलिए इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है द्रव नाइट्रोजन प्रशीतक के रूप में काम आती है। किस रूप में काम आती है? प्रशीतक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब ठंडा करने वाले पदार्थ। और नंबर 3 द्रव नाइट्रोजन का उपयोग क्रायो सर्जरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्रायो सर्जरी में। ठीक है, जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको डाई नाइट्रोजन गैस तक पढ़ा दिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अमोनिया गैस की। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।